नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक तरफ विपक्षी दल वोट बैंक के लिए माफिया मुख्तार की मौत पर हमदर्दी जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और अपराधियों की टेंशन अब बढ़ा दी है। योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों के दौरान जो अपराधी सुरक्षित थे वो आज यूपी में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को क्लियर संदेश दे दिया है कि यूपी में अगर अपराध किया तो फिर अपराधियों की खैर नहीं? आज इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या? जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। भले ही इंडी गठबंधन और दूसरी विपक्षी पार्टियां यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए माफिया मुख्तार की मौत के बाद मुसलमान वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी हैं, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की सुपरहिट जोड़ी यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए माहौल बना चुकी है। रविवार को पीएम मोदी ने मेरठ में चुनावी शंखनाद किया तो सीएम योगी उन लोकसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं जहां पहले या दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। कल योगी ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के दौरे पर थे। योगी ने एक बार फिर साफ किया कि माफियाओं और अपराधियों को लेकर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे, और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे आज वे असुरक्षित हुए हैं। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम जनता खुश है, इसी में उनकी खुशी है। के लिए इससे ज्यादा खुशी क्या? जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग खुश हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही होती है। एक कॉमन मैन खुश है तो हम खुश हैं। लोग कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्या डर नहीं लगता? मैं कहता हूं जब पब्लिक सुरक्षित अपने को महसूस करे तो मेरी सुरक्षा उसी में निहित है। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन ने ही योगी की अलग पहचान बनाई है। यूपी में योगी राज आने के बाद अपराधी थर थर कांप रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने फिर साफ कर दिया है कि सूबे में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो जो संदेश पहले दिया गया था उसी संदेश पर बरकरार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों को दूर से ही चिन्हित करके सीमा से बाहर होने की चेतावनी दे दी गई है, और नहीं तो फिर बुलडोजर कार्रवाई और अपराधी असुरक्षित। मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में राजेश चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, जरा बताइए कि क्या स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और क्या चुनावों में इसी मुद्दे को लेकर आप लोग जा रहे हैं या फिर कुछ और भी है?
देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं और उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख रूप से मुद्दा हमेशा रहा है। जिस प्रकार से सपा बसपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया गया, उसकी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, वो 2017 के बाद उसमें सुधार हुआ है। रात में रोड बंद हो जाते थे, हाईवेज पर निकलने में डर लगता था, लड़कियां घर से बाहर निकलना बंद हो गई थी। उत्तर प्रदेश की पहचान दंगा प्रदेश के रूप में हो गई थी। 2012 और 2017 के बीच देखें तो 1100 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस, माफिया, गुंडे, मवाली, डकैत, इन सब के ऊपर कहर बन करके टूटी, उससे लोगों में एक भरोसा जगा, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई। उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर से इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। अब योगी जी बड़े बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि भाई मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, यदि जनता सुरक्षित है तो मैं सुरक्षित हूं। इस भावना का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आज तक कभी मिला ही नहीं, जिसने निष्पक्ष होकर के कानून का राज स्थापित किया। नहीं तो होता क्या था, सपा के शासन में, बसपा के शासन में ये जितने भी गुंडे मवाली थे सब सरकार द्वारा पोषित होते थे, सरकार उनको संरक्षण देती थी। मैंने कई घटना इस तरह की देखी कि एसएचओ के बराबर गुंडा जो हिस्ट्री सीटर है उस थाने का, कुर्सी डाल के बैठता था। थाने चलाने का काम ये माफिया और गुंडा लोग करते थे, थानेदारों की तैनाती ये लोग कराते थे। पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज है, अमन है, चैन है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहन है, हमारी माँ है, वो घर से बाहर नहीं। लेकिन एक मनमानी का भी आरोप लगता है चौधरी साहब आप लोगों पर, बीजेपी पर मनमानी का भी आरोप लगता है। और ये विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि ये मिला देना, मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को ये कर देंगे, बाहर यमराज दिखाई देंगे, अगले चौराहे पर काल दिखाई देगा, इस तरह के बयान ये गलत हैं। देखिए, अपराधी को, माफिया को, गुंडे को, जिसने गरीब का पैसा खाया है, गरीब की जमीन गंवाई है, गरीबों पे अन्याय अत्याचार किए हैं, मुकदमे हैं इनके ऊपर 302 के, हत्याएं की हैं, लूट की हैं, बलात्कार किए हैं, उनको तो मिट्टी में मिलाना हमारा धर्म बनता है जी। शासक का यही तो कर्म होता है, यही तो धर्म होता है कि जो माफिया है, जो गरीब पर अत्याचार कर रहा है, जो, और इसे ही आप 80 में से 80 सीट की गारंटी मान रहे हैं क्या? 100% 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद योगी और मोदी जी के सर पर है। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। टुकड़ा साफ इनका होने वाला है। जब अपराधियों और माफियाओं के अंत की गारंटी पर 80 की 80 सीट जीतने की जो दावे किए जा रहे हैं, इस पर कपीश जी का हाव भाव बता रहा है कि कुछ ना कुछ सवाल तो कपीश जी के मन में चल रहा है। कपीश जी, जीत की गारंटी, अपराध पर लगाम। सबसे पहले ये कि इनसे आपने जब ये प्रश्न किया कि जीने नहीं देंगे, अगले चौराहे पे निपटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये सब संदर्भित बयान जो है एक बकायदा एक संवैधानिक पद पर बैठ करके दिखा गया। तो कोई बात नहीं, हमारे विधायक जी भी विधि बनाना छोड़ दीजिए, कसाई बाड़े में योगी जी के नौकरी कर लीजिए गला रेतने का, क्योंकि आपके पास तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों होनी चाहिए। आपको न्यायालय की जरूरत क्या चौधरी जी? आपको इस देश में जेल की क्या जरूरत? जितने लोगों ने अपराध किया है सबका गला कटवा दो बीच रास्ते में, और यही आपका न्याय है। क्योंकि अगर किसी ने अपराध किया है तो आप दूसरा खाना छोड़ लोगे, आप न्यायालय बंद करवा दोगे, आप गैर संवैधानिक वार्ता करोगे, और आप बोलो कि आप सबसे बड़े सरकार बैठे हुए इस देश के, नहीं तो देश के कानून से आपको कोई मतलब नहीं, देश के संविधान। अच्छा कपिल जी, एक चीज, एक बात मेरे को स्पष्ट करनी है कपिल जी, एक बात मेरे को स्पष्ट करनी है। जैसे आपने कहा कि गला रेत देंगे, गला काट देंगे, ये ऐसी बातें तो मेरे ख्याल से अनुचित हैं। लेकिन हाँ, ये है कि संविधान के दायरे में अगर अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलती है तो उसमें तो मेरे ख्याल से शायद कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, कोई अपराधी अगर अपने ट्रायल के दौरान या अपनी दोषसिद्धि के दौरान जेल के अंदर बंद है और जेल के नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपने साफ देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दे करके लाते हैं, साहब जेल मैनुअल में है कि 6 बजे के बाद जेल के कैदी को आप मेडिकल कराने नहीं ले जा सकते और कोई इंटरोगेशन नहीं हो सकता है, बावजूद उसके आप ले जाते हैं और आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता मिल करके उसकी हत्या कर देते हैं।
जिसके पीछे वज्र वाहन से लगा करके 50 वाहन आई बाहर से लेकर के उत्तर प्रदेश, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? और क्या हुआ उस जांच का? 176 सीआरपीसी की जांच कहाँ है? 2005 का कानून कहाँ है? 176 सीआरपीसी जिसका गला रोकने का काम तो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वो कसाई वाला वोट करके ये कहते हैं कि हम 80 में 80 की सीटें जीत जाएंगे। राजेश जी इसका जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, ये जो कपिल जी ने सवाल उठाया है कि देखिए तौर तरीके पर अपराधियों पर अगर वो अपराध कर रहे हैं और फिर उनको सजा दी जा रही है तो इसमें कहीं किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तौर तरीका है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे जो मेहमान उनके पास जा रहा हूं। सरकार देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक अपराधी बना, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी बना, ये लोग तो अपराधियों को खाद पानी देने का काम करते थे। हमारी सरकार आने के बाद कोर्ट में ट्रायल हुई, हमने पैरवी की कोर्ट में ठीक प्रकार से और सजा हुई इन लोगों को। पहली बार कोई इनको गवाही देने नहीं आता था, सजा हुई। अच्छा, रही बात अतीक अहमद के जो उसका वध हुआ, वो एक अपराधी एक करके प्लीज मार दिया, वो कौन बड़ी बात? सुनिए ना, आवाज फ्लैश हो रही है। एक अपराधी ने दूसरे अपराधी की हत्या कर दी, अतीक अहमद मारा गया। अरे एक कपिल जी 1 मिनट देखिए, वक्त दिया ना, थोड़ा सा रुकिए। एक बात सुन ले, जो आपने जो सवाल उठाए हैं, जो वाजिब सवाल आपकी तरफ से उठाए गए हैं, जरा उनका जवाब ले लेते हैं राजेश जी से। राजनीतिक रोटियां हैं इनकी, जो राजनीतिक रोटियां हैं वो अपराधियों के यहाँ से चलती हैं, इनकी पार्टी को फटने का अपराधी करते हैं। तौर तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजेश चौधरी जी, सीधा सवाल समाजवादी पार्टी का जो है वो तौर तरीकों पर है कि तौर तरीके गलत अपना के मनमानी की जा रही है और फिर जब मंच पे जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैरवी की, एक बहुत बड़े अपराधी मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास एक केस में हुआ, दूसरे में हुआ। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक प्रकार पैरवी की, गवाही हुई और केस की जब पैरवी कोर्ट में होती है तो सजा होती है, तो उसको सजा हुई। नहीं तो ये लोग तो ये तो गवाहों को तोड़ने का काम करते थे समाजवादी पार्टी वाले, यही लोग तो उनको बचाते थे। इनकी रोटी तो वहीं से चलती है ना। हम लोगों ने पूरी पैरवी की, उसके बाद ही तो सजा हुई, नहीं केस ही नहीं चलता था कोर्ट में। जब न्यायालय ने कहा कि अदालत में कोई गवाही देने वाला नहीं था, कपिल जी जैसे लोग ही तो उनको संरक्षण कर रहे थे। क्यों दे रहे थे? आप जहर क्यों खिला रहे थे? ये बताइए, उनके परिवार का आरोप है। कोई जहर नहीं खिलाया था। अच्छा कपिल जी, एक मिनट कपिल जी, आपको अधिवक्ता है। कपिल जी एक मिनट, राजेश जी 1 मिनट रुकिए। कपिल जी आप खुद अधिवक्ता हैं, आप जिम्मेदारी के साथ जब भी बात करते हैं तो जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। आप खुद अधिवक्ता है, मेरे को ये बात बताइए, आप जो कह रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आप जहर क्यों खिला रहे थे, ऐसे परिवार के आरोप है, परिवार की तरफ से आरोप दिया गया, और आप यहां पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप जहर क्यों खिला रहे थे, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक का बताया गया है, विसरा भी सुरक्षित रख लिया गया है। फिर आप जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह से सवाल उठाए, अच्छा नहीं लगता ना। ये संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ बोलिए। ये संविधान पे भरोसा नहीं करते। अब इनको पहले चुप कराइए। चौधरी साहब रुक जाइए, चौधरी साहब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनने दीजिए। हाँ, मुख्तार अंसारी ने एक याचिका इस अदालत में लगाई कि साहब हमको योगी सरकार के षड्यंत्र से जेल प्रशासन स्लो पॉइजनिंग खिला रहा है, जिससे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स हो रहे हैं। जांच बैठाई गई किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, लेकिन योगी सरकार ने जांच पूरी नहीं की। साथ ही साथ ये मृत्यु कालक कथन की तरफ पढ़ा जाएगा। जिस तरीके से आप उल्टी और दस्त के लिए ले गए और कार्डियक अरेस्ट आपने बताया कि हो गया और विसरा प्रिजर्व है, ठीक है, ये जांच तक हमें आपको सबको रुकना चाहिए, लेकिन जो उनके एलिगेशंस है वो उल्टी दस्त को देखते हुए और कार्डियक अरेस्ट को देखते हुए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बहुत अंतर होता है। तो समाजवादी पार्टी भी क्या ये मुद्दा लेकर जाएगी? कपिल जी आपका जो स्टैंड है, क्या वही समाजवादी पार्टी का भी स्टैंड है? कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, कोई में भी बीमारी नहीं है। कपिल जी ये क्लियर कर दीजिए, जो आपका स्टैंड है, जो आपका स्टैंड है, क्या वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? आप जनता के बीच जाएंगे तो यही कहेंगे कि जहर दिया गया? मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के बीच हम जाएंगे तो कहेंगे कि विधि का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया योगी सरकार। अभी आपने खुल के बोला ना कि जहर क्यों दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनके परिवार का ये आरोप है और आपने उस पर जांच क्यों नहीं कराई जब कोर्ट ने आपको आदेश दिया था?
नहीं तो मजिस्ट्रेट ये जिन इलाकों अब चुनाव प्रचार में ये मुद्दा उठाएंगे आप लोग, उसकी मजिस्ट्रेट की जांच हो रही है, बिल्कुल उठाएंगे। इनको ये जहर वाला मुद्दा भी उठाएंगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ। कोर्ट कचहरी में कहीं बैठे होंगे तो इनको जानकारी नहीं है पूरी। जो है वो पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा के मृत्यु के मामले में दूसरे नंबर पे है, और फर्जी एनकाउंटर के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, विधि व्यवस्था कहाँ है? जब कानूनी जो है का अपराधीकरण पुलिस का कर दिया जाएगा तो ऐसी सरकार के दांत में ठीक है लग जाएगा। अब विक्रम जी, अच्छा अब 2 मेहमान और हैं, वो जल्दी से बात कर लेते हैं। विक्रम सिंह जी, जरा ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जनता जनार्दन खुश तो हम लोग भी खुश, पहले दंगा होता था अब नहीं होता, अब अपराधियों में डर है, भय है। क्या वाकई परिस्थितियां बदली हैं और ये फायदा दे सकता है कि नहीं दे सकता? चलिए तो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं जनता के हिसाब से क्या परिस्थितियां बदली हैं? हिमांशु जी, जनता के एक सामान्य जनता का व्यक्ति होने के नाते मैं यही कहूंगा कि अभूतपूर्व क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। आप याद कीजिए मऊ के दंगे में जब जिप्सी पे खुली जिप्सी में टेलीस्कोपिक राइफल लेकर के मृतक मुख्तार अंसारी चलता था और पीछे पुलिस वाले लटके रहते थे, ये तब था जब कर्फ्यू लगा रहता था। इसके अलावा जो उसके अपराध की श्रृंखला थी, और एक मुख्तार अंसारी की नहीं, पूरब से लेकर पश्चिम तक माफियाओं बाहुबलियों का बोलबाला था। जबरन धन वसूला जाना, प्रॉपर्टीज पे कब्जा होना, ठेके पे हत्या करना, और इसके अलावा पेशेवर तरीके से पैसा लेकर के हत्या आदि करना, इन तमाम चीजों का, और अपहरण, इस तरीके के अब अपराध बिल्कुल एक तरीके से समाप्त हो चुके हैं। माफियाओं की उल्टी गिनती हो गई है, और जिन बातों के बारे में लोग आपत्ति कर रहे हैं ना, ये कंठ से तब निकलती है जब हम उनसे लाभान्वित नहीं होते हैं। अगर यही माफिया हमारे कमाऊ पूत होंगे तो हमारे कंठ से बात निकलेगी नहीं कि मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि कैसे कहना है, जो हमें नमक हलाली निभानी है ना, नहीं निकलेगा। इसी तरीके से कुत्ते से हम हाथ मिलाएं माफिया के। इसके अलावा जब पोटा लगता है तो पोटा नहीं लगने देंगे आप शैलेंद्र सिंह के ऊपर कार्रवाई करेंगे, डिप्टी एसपी के ऊपर, उसका मानसिक प्रताड़न करेंगे डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह का, वो इस्तीफा दे देगा। अरे जरा कभी नंद किशोर रुंगटा से पूछिए मसीहा था या माफिया था? कभी राय साहब स्वर्गीय विधायक, उनके परिवार से पूछिए कि वो मसीहा था या माफिया था, कृष्णानंद राय के परिवार से। लेकिन उधर आपकी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके एक जो कमजोरी है। और मैं एक आखिरी बात कह रहा हूं हिमांशु जी, आपको इतना ही दर्द था तो आप भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम की देखिए अंतिम संस्कार में, ये जितने भी महारथी हैं जो मसीहा 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 का माला जप रहे ना, एक नहीं गया था। तो आपके सामने जाहिर है तुष्टीकरण का भोंडा राजनीति करके जो कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, जवाब ले लेता हूं प्रेम कुमार जी, उसके बाद तुरंत आता हूं। एक जवाब कपीश जी से ले लेता हूं। कपीश जी बताइए। ये सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि सिर्फ एक तरफा बात पूर्व डीजीपी साहब का, इन्होंने तो बाकायदा ब्रजेश सिंह पर भी कार्रवाई की है। बड़ा साधु आदमी था क्या? या जो स्वर्गीय राय साहब की आप बात कर रहे हैं वो बड़े साधु आदमी थे क्या? क्या आपको नहीं मालूम है वो क्या थे, वो क्या नहीं थे, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? मुझे आप बता दीजिए विनीत सिंह के बारे में, विनीत सिंह पे आपने कार्रवाई की थी कि नहीं की थी? और मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, अगर इतनी विधि व्यवस्था खराब थी तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? ये सारी चीजें बता रही हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी ने थोड़ी बनाया था, मुझे राष्ट्रपति ने बनाया था आईपीएस, ढंग से आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया था। को स्वीकार कर दीजिए, कहीं ना कहीं से जाति और धर्म से आप हम लोगों को राष्ट्रपति बनाते हैं समाजवादी पार्टी, और आपकी पार्टी ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। आप लोगों का जो मतभेद था, आपके नेता बच्चे नहीं, कपिल जी वो कह रहे हैं कि हालात से लड़के घुटने थोड़ी ना टेकेंगे, वो क्यों इस्तीफा देंगे? आप मुझे बताइए, अपॉइंटमेंट लेटर राष्ट्रपति देते हैं कपिल जी। अब सुनते लीजिए, अरे आपने इतने सारे पॉइंट उठा दिए, 176 की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये रिपोर्ट पब्लिक डिमांड में क्यों नहीं है? तो अगर पब्लिक ये सारी कार्रवाई हो गई है, आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, आपकी बात में न कोई तार्किक बल है न वैधानिक कोई सब्सटेंस है। ये मनमाने तरीके से आप माफिया का बचाव कर रहे हैं, और जिस तरीके से माफिया का बचाव कर रहे हैं उसमें कोई लीगल सब्सिडी। अरे मुझको तो आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, आप रिपिटिशन क्यों नहीं करते? आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर तार्किक बल और कानूनी बल नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हैं। मैं चुनौती देता हूँ, आप जो एक्शन हुआ है तो अरे जो अपराधी है वो अपराधी है, जो माफिया है वो माफिया है, वो रहेगा।
वो रहेगा। और ये बात तो कह रहे हैं ना डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, किसी का पक्ष थोड़ी ना ले रहे हैं वो। आपने ईमानदारी से नौकरी नहीं की, इसका मतलब अरे नहीं, आप किसी की नौकरी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप नौकरी सवाल करेंगे, आप ऐसे लोग, आपकी पार्टी ने, अरे वो ये बोल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देर चुना था उन्हें, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी देर नौकरी दी थी जो इस्तीफा दे दें। वो ये बोल रहे हैं हिम्मत हार के क्यों इस्तीफा देंगे। इसका तुरंत जवाब फिर प्रेम कुमार जी बार बार ये कह रहे हैं उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अरे कपिल जी, कपिल जी आज पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज आप बिल्कुल सुन नहीं रहे, सामने वाले का जवाब भी सुनिए थोड़ा। अगर जवाब सुनना चाहे तो सुनाऊं, वरना रहने को। बोलिए विक्रम जी, बोलिए फिर प्रेम जी, बहुत देर हो गई उनके पास। हम लोग आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस वाले किसी पॉलिटिकल पार्टी के नौकर नहीं है। एक तो आपका मैनिफेस्टो आपके लिए होगा, हमारे लिए संविधान है। दूसरी चीज, आपने, अगर आपको जरा सा, आप तो एडवोकेट हैं, जाके रिट पिटीशन दाखिल कीजिए और सबको कत्ल का मुकदमा, जिनके आप बचाव में खड़े हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी कहा था कि मैं उनकी हत्या करा दूंगा। और बाहुबलियों का ये मिजाज होता है, जिस अफसर को वो हमवार नहीं कर पाते हैं उसके खिलाफ आरोप लगाने लगते हैं कि ये मेरी हत्या करा देंगे। मेरे ऊपर भी लगाए थे। ब्रजेश सिंह ने क्या किया था आपके समय में? ब्रजेश सिंह साधु थे, विनीत सिंह साधु थे, गिरिभूषण सिंह साधु बात हो रही है, इनके बारे में आप क्यों नहीं बात कह पा रहे? ये लोग कभी आपको नहीं धमकाए क्या? एंकर पूछे, एंकर पूछे तो बताऊंगा। जिसकी आपराधिक इतिहास है, जो सेवा का अवसर देगा, पुलिस उसकी सेवा करेगी। आपके मुंह से इनके बारे में नहीं निकल रहा है। ठीक है, अरे जो पूछेगा वो बताएंगे, आप तो कहने थोड़ी बताएंगे। अच्छा, अगर हिमांशु पूछेंगे तो उत्तर दूंगा। नहीं, अच्छा, बता दीजिए ब्रजेश सिंह की बार मुद्दा उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप जिसके बारे में बता रहे हैं, और पूर्वी, अरे सुनिए, सुन लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, जिस माफिया ने भी सेवा का अवसर दिया उसको निराश नहीं किया। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पूरी सेवा की गई, और एक कोई क्रियाशील अपराधी है और एक निष्क्रिय अपराधी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने सेवा का मौका पहले दिया उसकी सेवा पहले होगी, और जो सेवा का मौका आज भी देगा। आप बता दें, जिनका नाम आप ले रहे हैं, पिछले 12 महीने में कोई क्राइम का इसका आया है? और अगर आया है तो कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, कौन सी बात है बिना अपवाद के? ठीक है, कपिल जी से शायद संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे जोड़ते हैं। प्रेम कुमार जी, थोड़ा देर से मैं आपके पास आया हूं, लेकिन प्रॉपर आपको वक्त दूंगा, नाराज मत होइएगा। अब जरा बताइए, ये जो सीधा संदेश दिया गया है, लाउड एंड क्लियर जो कहा गया है कि अपराधियों में फियर है और ये रहेगा, और यही जीत की गारंटी 80 में से 80 की। देखिए हिमांशु जी, अपराधियों में फियर तो होना ही चाहिए, और अपराध कम होने चाहिए, और सरकार की साख और रसूख भी होना चाहिए। पर हमेशा चुनाव के ही समय में ये जुमला क्यों उछलता है कि अपराधियों में फियर है, योगी लाउड एंड क्लियर है, इस तरह की बात है। ये इसको हमेशा चुनाव से जोड़ करके ही देखा जाए। आप देखिए, कुछ सवाल लेते हैं कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भाई रेप सबसे ज्यादा कहाँ है? दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। रेप के बाद हत्या में कौन है नंबर 1? उत्तर प्रदेश है। रेप के बाद गैंग रेप में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है। और ये आंकड़े कहाँ के आप बता रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। मैं तो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूँ, इधर उधर और साल भी मेंशन कर दीजिए, मैं क्रॉस चेक करवा लेता हूँ अगर कहीं पर कुछ होगा तो। साल भी मेंशन कर दीजिए। रिपीट कर देता हूँ, आंकड़े मैं गलत नहीं बोल रहा। देखिए, महिलाओं में अपराध के मामले में हम कह रहे हैं कि देखिए दूसरे नंबर पर, देखिए रेप के मामले में दूसरे नंबर पर, गैंग रेप के मामले में पहले नंबर पर, रेप के बाद हत्या के मामले में पहले नंबर पर। ये है उत्तर प्रदेश। इसमें गलत कोई है तो पूछिए। राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो वो करेक्ट करे, फिर मैं आगे बोलता हूँ। ऐसे कोई ठीक है, पहले इस पर थोड़ा सा क्लियर। आप चौधरी साहब, ये आंकड़े बता रहे, बताइए। ये आंकड़े एकदम झूठे हैं। ये भाजपा विरोध इनका अंदर से निकल रहा है, योगी जी का विरोध इनका अंदर से निकल रहा है, इनका समाजवादी प्रेम दिख रहा है। एनसीआरबी के आप आंकड़े उठाइए, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। जनसंख्या के अनुपात में आप निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत पीछे है। ये झूठ बोलने का, ये समाजवादी पार्टी के पेरोल पे काम करते हैं। ये तो सब उनके ये मुखौटा लगा करके चैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं, पत्रकार हैं, अपनी उनको स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। चौधरी साहब, प्रेम कुमार जी भी पत्रकार हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की। पत्रकार का मुखौटा लगा करके ये लोग नहीं, अपनी बात रखने की आजादी है उन्हें। नहीं, बात रखने से मैं भी नहीं रोक रहा। मेरी आजादी नहीं है बात रखने की।
मुझे भी तो आज बोलिए। बहुत से लोग अपने वे पद का ये दुरुपयोग झूठ कर रहे फैला रहे हैं, हैं। वो आपके लिए कर रहे हैं, एकदम तब आपको आंकड़े निकलती दे रहे है। हैं। हाँ, एक मिनट कपिल उत्तर जी। हाँ प्रदेश के अंदर 36% गिरावट आई है महिलाओं के प्रति अपराध में। हाँ जिस समाजवादी पार्टी के शासन में जितने हाँ, अपराध ये होते जरा थे, दिखाइए। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, एक मिनट। प्रेम कुमार जी, ये सवाल उठ रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सवाल उठ रहा है और कह रहे हैं कि आप मुखौटा लगा के बैठे हैं। एक मिनट कपिल जी, एक मिनट। प्रेम कुमार जी, आप पर सवाल उठ रहे हैं कि आप मुखौटा लगा के बैठे हैं। जरा कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, ये बात अगर ये कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी है कि 2017 से पहले की और अभी की परिस्थितियों के बारे में। इसलिए बाबा ने देखिए हिमांशु जी, मैंने तो सोचा था कि मेरे आंकड़े को गलत बताने के लिए वो कुछ आंकड़े बताएंगे, लेकिन उन्होंने सीधे मुखौटा है, ये है, वो है, दूसरी बातें वो करने लगे। अब इन बातों को साबित करने के लिए मुझे इनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, इनको मत नहीं। दीजिए आप। देखिए, हाँ, जो मैंने आपसे पूछा उसका बता दीजिए कि क्या पहले और अब में क्या परिवर्तन आया। आवश्यकता नहीं है। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन के काम करिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, पर झूठ तो मत फैलाइए। हाँ। आप तो प्रेम कुमार जी, क्या परिवर्तन आया? बना के बैठा रहे हैं। अरे एक मिनट, नहीं, पॉइंट पर रहते, एक मिनट प्लीज। हाँ प्रेम जी, देखिए मेरे सामने एबीपी न्यूज की खबर खुली हुई है। महिला अपराध में यूपी नंबर 1। अरे एबीपी आप छोड़िए, खुलासा है ना, एबीपी न्यूज वो छोड़िए, आप किसी और चैनल का छोड़िए, आप किसी और का छोड़िए। आप खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दूसरों के सूत्रों से वो थोड़ी ना करेंगे। आपके तो खुद के आंकड़े होंगे, खुद की जानकारी होगी। नहीं, ये हिमांशु जी, मैंने आपसे पूछा 2017 के पहले और 2017 के बाद का अंतर क्या आपको नजर आता है? प्रेम कुमार जी, सीधा सवाल, 17 से पहले और अब क्या आपको कोई अंतर नजर आता है? बस ये बताइए अंतर। नहीं, हिमांशु जी, पहले तो आप मेरी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे, मुझे कुछ बोलने नहीं देंगे और अगला सवाल करेंगे। अरे आपको प्रॉपर मौका दे रहा हूं मैं। नहीं, आप मुझे, मैं पत्रकार हूँ, रेफरेंसेस हमारे क्या होंगे? हाँ, बोलिए। रेफरेंसेस, हर आदमी रिपोर्टर नहीं होता है। रेफरेंसेस हमारे अखबार होते हैं, यूएनआई की खबर होती है, पीटीआई की खबर होती है, एबीपी न्यूज की खबर होती है, यही तो रेफरेंसेस हैं। एनसीआरबी के डेटा होते हैं, उसी के आधार पर। अच्छा, एक मिनट, इस पर जरा नहीं, ये मैंने आपकी बात, अच्छा आपकी बात सुनिए, आपको प्रॉपर मौका दिया, लेकिन विक्रम सिंह जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, प्लीज विक्रम सर, एक मिनट प्लीज। हाँ विक्रम सर। हिमांशु जी, मेरा एक छोटा सा परामर्श है विद्वान पैनलिस्ट को, डेटा इंटरप्रेट जब आप करें, कोई डेटा अगर आता है, मान लीजिए 100 कत्ल अगर दिल्ली में है, यूपी में है, पौंडीचेरी में है, तो पर लाख पॉपुलेशन से उसको भाग दीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्राइम की एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स क्या है। दिल्ली और पौंडीचेरी का क्राइम यूपी से कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। आप पहले देखिए पर लाख पॉपुलेशन में कितना मर्डर है, पर लाख पॉपुलेशन में कितना रेप है, और आप देखेंगे यूपी का फिगर बिल्कुल नीचे है। हाँ, अब आपके चिल्लाने से अगर स्टैटिस्टिक्स सही हो जाए, आपका अपना तौर तरीका है क्रांतिकारी कि डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाएगा, आपके कहने से फेल हो जाएगा क्या? आपको पहले डेटा इंटरप्रिटेशन समझ लें, डेटा इंटरप्रिटेशन पहले सीखिए। मनमाने तरीके से आप डेटा इंटरप्रेट करेंगे तो उसका कुछ नहीं। अरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, पहले जरा सीख लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए। अच्छा, नहीं, गलत बात क्या कही है, मुझे ये बताइए। अगर एक सुनिए ना, आप प्रेम कुमार जी, ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने आपके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, लेकिन जिस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, उसको यहां पर चुनौती विक्रम सिंह जी की तरफ से दी गई है कि आपका तरीका सही नहीं है, क्योंकि आप किस राज्य को किस परिप्रेक्ष्य में अगर आप वहां पर वो हिसाब लगा रहे हैं, क्या ये गलत था? प्रेम कुमार जी, क्या आप विक्रम जी की बातों से सहमत हैं? देखिए, वो जनसंख्या के हिसाब से आंकड़ा देखना चाहते हैं, इस हिसाब से बताना चाहते हैं और डाटा इंटरप्रिटेशन पर बताते हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि 2020 में उत्तर प्रदेश में अगर 6,57,925 क्राइम हुए और 2022 में वो 7,53,675 हुए, तो अब इसमें कुछ बचता है बाकी बताना कि हत्या में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है? बचता है क्या? बाकी है